स्टार्ट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ जसमेर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ई मैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा जो बीएड का कोर्स कराया जा रहा है उसमें हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो वीडियो मिले उसमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोस्टली बच्चे जो वर्किंग रहते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो ऑनलाइन क्लास को या गूगल मीट को जो है ज्वाइन कर सके। तो इसी पर्पज से आज एक अच्छे वीडियो हम बना रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, सबसे पहला हमारा पेपर कोड 801 बीएड पार्ट 1 में, और पेपर का नेम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यकाल एवं बालकों का विकास। कोई भी विषय पढ़ने से पहले सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि उस विषय को क्यों पढ़ें। ये पहला प्रश्न होता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बीएड करने के नाते या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के नाते हम इस विषय को क्यों पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, एक अध्यापक जो है उसे कलाकार कहा जाता है, क्योंकि टीचर का रोल समाज में सबसे अहम है। यदि आपने सोसाइटी में चेंज करना है, समाज में परिवर्तन लेके आना है या देश और समाज का विकास करना है, तो अध्यापक ही उसमें प्रथम कड़ी है उस परिवर्तन को करने के लिए। अब यहां आवश्यक ये है कि अध्यापक को किन कौशलों का ज्ञान हो ताकि वह अपने विषय को अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सके। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हम बच्चों को किस प्रकार से जांच सके, क्योंकि हमारी जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, उसका पूरे का पूरा जो केंद्र बिंदु है वो बालक है, विद्यार्थी है। तो बालक को, उसके व्यवहार को जांचना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि अध्यापक को बालक के व्यवहार के बारे में पता होगा तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्यों से अभिप्राय कि वो जो पढ़ाने जा रहा है क्लास में, जो भी वो मैटर लेके आएगा क्लास में, वो सारे के सारे कार्य तभी सफल हो सकते हैं यदि अध्यापक को बालक के व्यवहार का या बालक के विकास का ज्ञान होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि टीचर बच्चों को तभी पढ़ा सकता है जब टीचर को बच्चों के व्यवहार का ज्ञान होगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है मनोविज्ञान का। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी। वैसे तो बहुत सारा बड़ा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी रहती है कि मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित करें, लेकिन एक जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है उसकी मैं बात करूं, व्हाट इज साइकोलॉजी, तो सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार। अब यहां भी एक अनदर प्रश्न जो है, मानव व्यवहार क्या है। मानव व्यवहार के अंतर्गत 3 बातें आती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये जो हमारा पक्ष है ज्ञान से संबंधित है, ये जो हमारा पक्ष है भाव से संबंधित है, और ये जो पक्ष है क्रिया से संबंधित है। इन तीनों पक्षों को मिलाकर हमारा व्यवहार बनता है, ज्ञान, बोध और प्रयोग। आज की हमारी शिक्षा की ये सबसे बड़ी विडंबना है, हम केवल और केवल कॉग्निटिव बिहेवियर, ज्ञानात्मक व्यवहार पर बल दे रहे हैं। इसके अलावा भाव और क्रिया, इमोशन और एक्शन, ये दोनों पेंडिंग है। मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक या अन्य माध्यमों से बैठे बैठे सर्च कर रहे हैं, एक्शन का कोई काम नहीं है। चाहे वो स्कूल की तरफ से लगाए, चाहे वो सरकार की तरफ से लगाए, बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है फिजिकल की, जब बात आती है इमोशन की, जब बात आती है एक्शन की, वहां सभी फेल हो जाते हैं। तो हमारी जो विडंबना है ये तभी दूर हो सकती है जब एक अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, साइकोलॉजी का ज्ञान होगा।
एक अध्यापक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों के व्यवहार को जांचना, उनके मन की बात को पहचानना, क्योंकि अध्यापक ने किसी को कुछ देना है, बालकों को कुछ देना है, कुछ से अभिप्राय वो कुछ बात हो सकती है, कंटेंट हो सकता है, कोई बात समझानी है, लेकिन वो कब समझा सकता है जब अध्यापक को बच्चों के लेवल का पता हो। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अध्यापक आज सोचता है कि मुझे पता है, शायद जब अध्यापक भी छोटा था उस लेवल पे उसको वो बातें समझ में नहीं आई। आज मैं अपना एक रियल आपको एग्जांपल देता हूं। 6th क्लास में मैंने एक पोएम पढ़ी थी, कॉबलर, और पोएम क्या थी? कॉबलर कॉबलर मेंड बाय शू, गेट इज डन बाय 2:30, स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, देन आई विल गिव यू ½ a crown। ये पोएम थी। तो पोएम हमने पढ़ ली, अब तक ये नहीं पता था कि इसमें मैसेज क्या है, किस बारे में कहा गया है। अब पता चल रहा है कि उसमें एक मोची की बात थी कि मोची मोची मेरा जूता सी दो ऊपर नीचे से, जब आप इसकी सिलाई कर दोगे तो मैं आपको ½ crown या उसका कुछ अमाउंट आपको दूंगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चा जिस लेवल से बढ़ता है उसके लेवल की बढ़ने की अलग अलग अवस्थाएं हैं, और जिस अवस्था में वो होता है उसकी उसी प्रकार की सोच है, उसी प्रकार का व्यवहार है, उसी प्रकार की वो क्रियाएं करेगा। लेकिन आज की विडंबना क्या है, अध्यापक ये सोचता है कि जो मुझे पता है, जो मैंने प्रश्न दिए हैं, जिन धारणाओं को मैं बता रहा हूं, बच्चा उसको क्यों नहीं कर रहा। तो ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमने हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, मतलब हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। आवश्यकता है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से, चाहे वो टीचर की तरफ से, बच्चों को उनके मेंटल लेवल को जांचने की कि बच्चा किस कैपेसिटी का है। क्या वो डॉक्टर बन सकता है, क्या वो पेंटर बन सकता है, क्या वो आर्टिस्ट बन सकता है, क्या वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। सबसे बड़ी बात, हमने कुछ नहीं बनाना, इंसान बच्चे को, इंसान को यदि आप अच्छे तरीके से इंसान भी बना रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय की मैं बात करूं तो आज हमने बच्चों को सिखाना नहीं है, सिखाने से एक स्टेप आगे बढ़ना है। आज बच्चे के पास हर चीज अवेलेबल है, बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चे के पास ज्ञान है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है उसको निर्देश करने की। बहुत सारी समस्याएं हमारी शिक्षण पद्धति में आ रही है, पेरेंट्स की तरफ से भी और अध्यापकों की तरफ से भी। सबसे बड़ा रोल है ऑब्जर्वेशन का, निरीक्षण का, बच्चे की गतिविधियों को जो है वो देखा जाए कि समस्या कहां है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी संदर्भ में मैं आगे न बढ़ता हुआ, मैंने अभी बताया कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बट जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, हमारा कंसर्न होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से, शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है, वो साइकोलॉजी है विच डील्स विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया से जोड़ती है। कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ताकि बच्चों को कंटेंट और क्रिया और एक्शन दोनों बच्चे सीख पाए। इसलिए हमारा संबंध होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से। और एजुकेशनल साइकोलॉजी में, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहली जो बात होती है उसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बालकों का विकास। यदि एक अध्यापक को यह पता चल जाए कि बालकों का विकास किस अवस्था में किस तरह से होता है, तो मेरा मानना है कि अध्यापक सफल हो सकता है। उसकी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, वो जो काम करता है, वो सारे तभी सफल होंगे जब अध्यापक को पता चलेगा कि बच्चा जन्म से लेकर जब तक किशोरावस्था तक स्कूल स्टेज में वो रहता है, किस किस प्रकार से उसका विकास होता है, किस प्रकार से उसकी डेवलपमेंट होती है। यदि ये धारणा अध्यापक को पता चलेगी तो उसके टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, उसके जो टीचिंग मेथड है, वो इफेक्टिव हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं, यदि अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है बीएड पार्ट 1 में, जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ये हमारा मेन टॉपिक है जो बीएड के पेपरों में आता है। अब प्रश्न ये है, ये जो टॉपिक है ये 2 सब्जेक्ट्स का टॉपिक है। पहला सब्जेक्ट, इसको हम अर्थशास्त्र में भी अध्ययन करते हैं, जिसको हम वृद्धि और विकास कहते हैं। दैट इज आल्सो द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, इन विच वी स्टडी व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के संदर्भ में आपको बताऊं कि कुछ विकसित देश होते हैं, कुछ अल्प विकसित देश होते हैं। जो अल्प विकसित देश हैं उनका संबंध होता है ग्रोथ से,
जहां पर अभी प्रक्रिया हो रही है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, वो वृद्धि है। और विकास का अर्थ है विकसित देश, जहां पर साधनों की संपन्नता हो चुकी है, साधनों का पूर्ण प्रयोग हो चुका है, उसे हम जो है डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न मनोविज्ञान से है, तो मनोविज्ञान में वैसे तो मनोविज्ञान जो है डॉक्टरी का भी सब्जेक्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट का भी सब्जेक्ट है। यहां पर हमने बच्चे की जो क्रियाएं हैं, जो एक्शन है, उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो पहले टॉपिक की मैं बात करता हूं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि यदि ये टॉपिक एक टीचर को समझ में आ जाता है तो वो बच्चों के व्यवहार को एनालाइज कर सकता है, उसी हिसाब से एक्टिविटी प्लानिंग कर सकता है, जो भी टीचिंग एड्स उसने यूज करनी है वो इसके अकॉर्डिंग ही कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली हमारी जो धारणा रहेगी वो है वृद्धि यानी ग्रोथ। अब सिंपल नेम एंड डेफिनेशन की बात करूं तो ग्रोथ क्या होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है कि किसी भी बच्चे के आकार में, भार में या शारीरिक संरचना में परिवर्तन। 3-4 बार ने बात की। एक तो बात की है आकार यानी साइज, दूसरा भार यानी वेट, तीसरा हाइट ऊंचाई, हाइट। इसके अलावा मैं एक बात कह सकता हूं, संरचना यानी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, संरचना स्ट्रक्चर। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चे की जो एज पीरियड, हम 0 से 2 वर्ष का जो पीरियड होता है, इसको शिशु काल कहते हैं। तो ग्रोथ की मैं बात करूं, ग्रोथ क्या है? ये एक ऐसी धारणा है जिसमें बच्चे के शारीरिक विकास की बात करते हैं। जैसे ही मदर बच्चे को कंसीव करती है, वहां से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट की धारणा विकसित हो जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती है, लेकिन जन्म से पूर्व ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ग्रोथ की मैं बात करूं, वृद्धि एक ऐसी धारणा है जिसका संबंध बालक की शारीरिक परिवर्तनों से होता है, फिजिकल चेंजेस से परिवर्तन होता है। जब किसी बच्चे की आकार, भार, उसकी जो सेंसेस है, उसके जो कलर है, उसका जो आवाज है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें चेंज आता है, उसे हम ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं। अन्य शब्दों में वृद्धि से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी भी बालक के शारीरिक संरचना, शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होता है, अर्थात उसके आकार, भार, ऊंचाई, जो चीजें हमें विजिबल होती हैं, दृश्य जो होती हैं। कई बार आप देखते होंगे बच्चा स्टार्टिंग से पैदा हुआ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं कि पता नहीं चलता बच्चा अभी छोटा सा था, कितनी जल्दी बड़ा हो गया। हमारी नजरों में हम उसको फिजिकल वे से देखते हैं कि बच्चा छोटे से बड़ा कितनी जल्दी हो गया, हम उनको इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो वो जो हमारा देखना है, बच्चा छोटा से बड़ा कब हो गया, उसकी दाढ़ी आ गई है, उसकी आवाज में चेंज आ गया है, उसकी वो हेल्दी हो गया है। या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा पैदा हुआ 6-7 साल, 8 साल, 10 साल तक बच्चा बिल्कुल पतला सा है, उसकी आवाज में ज्यादा चेंज नहीं आया है, बिल्कुल वो वीक है, कमजोर है, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? वृद्धि की धारणा से अभिप्राय केवल और केवल फिजिकल चेंज होती है। ग्रोथ का मतलब होता है विकसित या विकास या आगे बढ़ना। कहने का अभिप्राय कि जब आप विजिबल रूप से बच्चे के अंदर चेंज देखते हो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में, ओनली बॉडी स्ट्रक्चर में, तो वो आपकी वृद्धि है। यदि मैं वृद्धि की विशेषताओं की बात करूं, अन्य शब्दों में वृद्धि की विशेषताओं की बात करूं, जो विशेषताएं हैं वृद्धि की विशेषताएं, सबसे पहले मैंने बताया आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन। पहली तो यही बात आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात आ जाएगी शारीरिक संरचना में परिवर्तन, केवल बॉडी स्ट्रक्चर में, शारीरिक संरचना, ओनली बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन, चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर।
बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। तीसरा, मांसपेशियों से संबंधित सेल्स जो होती है, मांसपेशियों में वृद्धि आप कह सकते हैं, मांसपेशियों का बढ़ना या फिजिकल रूप से जो चेंजेस आते हैं वो सारे। उसके बाद इसमें ये भी कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस या अंगों का विकास, ये भी इसकी विशेषता हो सकती है, अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस आप कह सकते हो, ये सारे के सारे अंगों का विकास ये कह सकते हो। या शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि, फिजिकल चेंज, शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन, शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन। जब कोई बच्चा छोटा होता है वो पहले खड़ा होना सीखता है, हाथ हिलाना सीखता है, धीरे धीरे फिर दौड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो गया एकदम से वो जो है दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चीजें आपके सामने विजिबल होती है शारीरिक रूप से, जब आप किसी बच्चे को, किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हैं, तो बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं वृद्धि है। और दूसरा एक फैक्टर हो सकता है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? मींस क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है बच्चों? जब किसी बच्चे की ग्रोथ होती है, आप उसको मेजर करते हैं, आप उसको देख सकते हैं क्वांटिटी में। 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे की हाइट कितनी हुई है, उसके दांतों का आकार कितना हुआ, पहले कितने दांत थे अब कितने हो गए हैं, और उसका वेट कितना था, वो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, उसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। वो किस रूप में? मात्रात्मक रूप में। वृद्धि की मेजरमेंट हो सकती है, माप सकते हैं। वृद्धि जो है उसका मापन संभव है, मापन संभव है। एक कह सकते हो वृद्धि सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा में, हॉरिजॉन्टली। सीधी रेखा का मतलब क्या है अभी मैंने बताया। आप जो है ये डायरेक्ट उस चीज को देख सकते हो, इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती, विजिबल होता है। आप ये सीधी रेखा का मतलब ये है, अभी मैंने बताया 2 साल से 3 साल से 4 साल से किशोरावस्था तक बच्चे की हाइट में जो चेंजर है वो आपके सामने चीजें होती है, उसको आप देख सकते हैं, फिटनेस से देख सकते हैं, उसकी चेस्ट मेजर कर सकते हैं, उसका वेट मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ग्रोथ का पार्ट है। इसके बाद एक चीज और आ सकती है इसमें कि ये शारीरिक ढांचे में परिवर्तन, वो मैंने पहले बता दिया, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी भी बच्चे के विकास होता है तो विकास के अंदर ही वृद्धि शामिल होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे शारीरिक रूप से विकसित हो जाते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, कम आयु में भी लगता है कि इनकी एज काफी हो गई है, शरीर बड़ा स्थूल हो गया है, बड़े सॉलिड बॉडी बन जाते हैं, लेकिन वो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते। कई बार आपने कहते हुए सुना भी होगा, कितना बड़ा हो गया, इसमें अभी भी दिमाग नहीं है। अब वो इतना बड़ा होने का मतलब क्या है कि उस बच्चे की केवल और केवल फिजिकल ग्रोथ हुई है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उसकी नहीं हुई है, क्योंकि उससे जो अपेक्षा की जा रही है सोशल एनवायरनमेंट में वो कैसा बिहेव करेगा वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो इस प्रकार वृद्धि जो है वो एक पक्षीय होती है, वन वे, एक पक्षीय। अब मैंने बताया था व्यवहार के अंदर 3 चीजें आती हैं, ज्ञान है, भाव है और क्रिया है। ये 3 चीजें जो है वो हमारे विकास से संबंधित होती हैं, ये डेवलपमेंट होता है। किसी भी बच्चे के विकास की बात करें कि डेवलपमेंट कब होता है, जब उसके ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों में परिवर्तन होगा तो तब जाके विकास होगा। लेकिन जो वृद्धि है वो केवल इस चीज से संबंधित है, क्रिया से संबंधित है। वृद्धि जो है वो बाहरी एक्शन से संबंधित है, हमारे मूवमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार ये जो है एक पक्षीय है, विकास तो बहुपक्षीय है, सभी पक्षों से जुड़ी हुई है। तो ग्रोथ की मैं बात करूं, वृद्धि क्या है? जब केवल और केवल शारीरिक संरचना में, बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन से संबंधित बात की जाती है, या बच्चा शारीरिक रूप से किस प्रकार विकसित हो रहा है हम उसको विजिबल रूप से देखते हैं, तो वो ग्रोथ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि वृद्धि की धारणा आप स्पष्ट कर चुके होंगे कि ग्रोथ क्या है। अन्य शब्दों में निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगा कि वृद्धि एक शारीरिक धारणा से संबंधित इस प्रकार का संप्रत्यय है जिसमें हम बालक के फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, उसका जो शारीरिक रूप से संरचना में जो परिवर्तन आते हैं, जन्म से लेकर किशोरावस्था, अडल्टहुड,
वृद्धि की एक बात और है, वृद्धि सीमित होती है, ये भी बहुत बड़ी बात है, सीमित लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने जन्म लिया और 25-30 साल तक 35 साल तक वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। किशोरावस्था तक माना जाता है कि एट द एज ऑफ 19-20 यहां तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है मैक्सिमम हो जाती है। उसकी जितनी हाइट होनी है, उसकी आवाज में जो चेंजेस आने हैं, उसके हेयर स्टाइल में जो परिवर्तन आना है, उसकी बॉडी में जो जो चेंजेस आने हैं, ये लिमिटेड होता है। और एक बात और होती है वृद्धि की, वृद्धि जो है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के प्रारंभिक काल में बड़ी तेज गति से होती है। अभी मैंने प्रश्न आपको बताया था, हमें पता ही नहीं चलता कि 3-4 साल में बच्चा, आप उसको 4-5 साल बाद ऑब्जर्व करते हैं कितना बड़ा उसकी हाइट हो गया, कल की बात थी, ये हमारे सामने प्रश्न आता है, ये बच्चा तो कल की बात थी, आज इतना बड़ा हो गया, है ना। तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ जो है वो जल्दी जो है होता है, उसमें वृद्धि जो है बच्चा जन्म से लेके किशोरावस्था तक बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। आपने देखा होगा लड़के चाहे लड़कियां, और लड़कियों के मामले में लिंग की बात मैं करूं तो लड़कियां लड़कों की कंपैरिजन और भी जल्दी बड़ी तीव्र गति से बढ़ती है। छोटी सी देखोगे लड़की की थोड़े दिनों में इतनी बड़ी हो गई है, लड़के एज कंपेयर फिर भी थोड़ा कम होते हैं। तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ जो है उसमें वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है बड़ी तीव्र गति से होती है। एक बात और है कि जो हमारी ग्रोथ होती है ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ग्रोथ के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। कई बार हमारी धारणा होती है कि बच्चा ठीक है, विकास हो रहा है इसका। विकास होने से मतलब केवल ये नहीं है कि उसकी बॉडी में परिवर्तन आ रहा है, उसकी आवाज बड़ी हो गई, उसकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, या मसल रूप से या शारीरिक रूप से वो बड़ा हो रहा है, उसका विकास होगा, ये जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम लगते हैं, कई बार आप उनको सुझाव भी देते हैं कि आप आर्मी में जाइए, आप किसी और उस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चे से आप बातचीत करते हो उसकी वो सेंस नहीं है जो आप लेना चाह रहे हो। सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, मिलनसार नहीं है। तो इस प्रकार वृद्धि जो है केवल और केवल शारीरिक पक्ष से रिलेटेड है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मुख्य बातें जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई। किसी बच्चे को इसकी डेफिनेशन निकालनी है तो इन्हीं चीजों में से निकाल के आप इसकी डेफिनेशन सेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रश्न ये रहता है कि सर इस प्रश्न को हम कैसे अटेम्प्ट करें। प्यारे विद्यार्थियों, अभी जैसे मैंने बताया व्हाट इज ग्रोथ, सबसे पहले आपने इंट्रो देनी है, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ में सारी चीजें लिखोगे, शारीरिक आकार, भार में वृद्धि, ये सारी चीजें डालनी है। उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा। परिभाषा आपको किसी राइटर की याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो। वृद्धि से अभिप्राय उस धारणा से है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बच्चे के आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन होता है, वृद्धि एक पक्षीय होती है। यहां तक इन्वर्टेड कोमा बंद करिए। उसके बाद आपने एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में इस तरह से आप कुछ भी ड्रॉ करके उसको पॉइंट वाइज 8 से 10 पॉइंट वृद्धि की विशेषताओं के लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वृद्धि मापने योग्य होते हैं, क्वांटिटिव होती है, एक पक्षीय होती है, केवल फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, इसको विजिबल होती है, इसको मेजर किया जा सकता है। 8-10 पॉइंट आपने देखना है, मांसपेशियों से संबंधित है, और अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ जो है वृद्धि जो है बड़ी तीव्र गति से होती है। और एक और बात, जो ग्रोथ होती है उस पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का, यानी अनुवांशिकता, वंशानुक्रम। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हेरिडिटी क्या है, काफियों को नहीं पता होगा। हेरिडिटी क्या है? पेरेंट्स के जो जीन्स है, जब बच्चा कंसीव होता है तो माता पिता के जो गुणसूत्र हैं उनसे बच्चे का निर्माण होता है। तो किस प्रकार की बॉडी स्ट्रक्चर, किस प्रकार की उसका लिक्विड फ्लूइड जो है पेरेंट्स का है, उनकी हाइट, उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर बच्चे का बनता है वो बेसिकली हेरिडिटी से बनता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, माता पिता छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे होते हैं, बेसिकली ज्यादातर केसों में। तो इसलिए जो ग्रोथ है वो ज्यादातर रिलेटेड होती है हमारी हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से ज्यादा संबंधित होती है। तो इस पे मतलब बॉडी स्ट्रक्चर का है, उसका हेयर स्टाइल, बच्चे की आंखें किस प्रकार की है, उसका कलर किस प्रकार का है, किस प्रकार उसके जो है बाहरी रंग रूप कैसा है, उसकी बॉडी स्टूल है, कंधे कैसे हैं, उसका पूरा शारीरिक वो चलता कैसे है, मतलब पूरे का पूरा जो बॉडी की हम बात करें तो वो हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, वातावरण से कम होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां एक धारणा क्लियर होगी आपकी कि वृद्धि क्या है। यहां वृद्धि से बात करते हैं जो केवल और केवल फिजिकल चेंज से है। और यहां टीचर को क्या फायदा है इसका, वृद्धि का?
टीचर को सबसे बड़े फायदा ये है कि टीचर जो है बच्चों को जब ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि 0 से लेके 2 साल में बच्चा कितना चेंज हुआ था, 2 से 3 साल में, तो टीचर उसके लिए उसी प्रकार की एक्टिविटी प्लानिंग कर सकता है, चाहे वो गेम की एक्टिविटी है, चाहे वो पढ़ाने की एक्टिविटी है, या कोई और एक्टिविटी है। जब टीचर देखता है कि बच्चे के अंदर किस किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, बच्चे की आवाज में परिवर्तन आ रहा है, वो सिंगिंग साइड में जाएगा नहीं जाएगा, उसके जो स्किल्स है वो अच्छी हो रही है, वो गेम में जा सकता है, कबड्डी का गेम कर सकता है, सिंगिंग कर सकता है, तो उसके फिजिकल चेंजेस जो है यदि टीचर को पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है एक बात जिसकी मैंने बात की, व्हाट इज ग्रोथ। दूसरी इससे संबंधित धारणा है वो है विकास यानी डेवलपमेंट। ये देखा जाए एक मेडिकल कॉन्सेप्ट भी है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या है, सबसे पहला हमने बात की थी अभी शारीरिक। अब शारीरिक ओनली केवल फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये ग्रोथ हो जाएगा। शारीरिक है, मानसिक है, जिसे आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं, फिजिकल है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, सामाजिक, सोशल, मॉरल, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। अब देखने में ये चीजें हमें ये लगती है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मात्र नहीं है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से फील करते हो, इन चीजों को स्टडी करते हो, तो बहुत कुछ आप निकल के आपके सामने आएगा। अभी मैं SCRT में गया था, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो वहां पर यही ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने सीधा बच्चे को केवल पढ़ाने से संबंधित नहीं रखना, हमने बच्चे के देखना है फिजिकल क्या बच्चा कर रहा है, मेंटली बच्चा क्या कर रहा है, सोशली बच्चा क्या कर रहा है, मॉरली बच्चा क्या कर रहा है। और ये हमारे बस की बातें नहीं होती कि इनके अंदर हम ऑटोमेटिक चेंज कर दें। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम बच्चा सीखता है, उसका विकास होता है, 2 प्रकार की बातें आती हैं। एक बात आती है अर्जन और दूसरा है सीखना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अर्जन यानी एक्वाजिशन या अक्वायर, और दूसरा वर्ड है लर्निंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम किसी को सिखाते नहीं है। आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब तक वो स्कूल नहीं गया, घर में माता पिता की शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको जल्दी सीख जाता है। कोई गलत बात जिसको हम नेगेटिव लेके जा रहे हैं, बच्चे के लिए वो गलत नहीं हो सकती, उसको नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हम उसको गलत कहेंगे। कोई आप एब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज घर में यूज कर रहे हैं, बच्चा उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। कोई भी किसी प्रकार के झगड़े या वाद विवाद की बात है, घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति अपनी पत्नी को डांटता है या मारता है, पत्नी अपने पति के साथ किसी प्रकार का बिहेव कर रही है, दूसरे बच्चों के घर में लड़ाई होती है, तो छोटे बच्चे उसको बड़ी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारी जो भाषा है या बच्चे का ये जो सारे प्रकार का विकास है, ये ऐसा नहीं कि हम इसको कर सकते हैं, हम यहाँ केवल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो बच्चे की सबसे पहली बात होती है अर्जन। इसी प्रकार यही कहा जाता है कि घर का माहौल, स्कूल का माहौल और समाज का माहौल, ये तीनों प्रकार के एनवायरनमेंट यदि बच्चे को अच्छा मिल जाता है, अच्छा मींस क्या आप भाषा यूज कर रहे हैं परिवार में, किस प्रकार का परिवार का माहौल है, झगड़ा रहता है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है, किस मुद्दे पर चर्चा होती है, हंसी मजाक रहता है घर में, किस प्रकार का माहौल आप बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, ये बहुत बड़ी चीज है। आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों में पति पत्नी जॉब में है या घर पे भी है, बच्चों की और कोई अटेंशन नहीं है, बच्चों को फोन दे दिया। हमें अर्ली स्टेज तो लगता है कि ठीक है बच्चे पढ़ भी रहे हैं, आप जब उनको 15 साल बाद 12 साल बाद ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, ड्रग लेना सीख जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। रीजन इज दैट ये जो चीज है, जहां आपने बच्चे को माहौल देना था, जो इन्वायरमेंट देना था, वो आप नहीं दे पा रहे। वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं, सभी पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा, सभी टीचरों को ये सजेस्ट करूंगा कि हमने केवल और केवल बच्चों को इन्वायरमेंट देना है। इन्वायरमेंट कैसा? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं,
हम बच्चों के पीछे पड़ रहते हैं कि आपके 90% है, 95 क्यों नहीं है, उसके 95 है, आपने उससे ज्यादा क्यों नहीं लिए। ये एनवायरमेंट नहीं है। सुबह से बच्चा स्कूल से घर आया, घर से ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से फिर होमवर्क किया, उसके बाद वो सो गया, सुबह फिर वही रूटीन। ये एनवायरमेंट नहीं है। एनवायरमेंट से भी प्राय बच्चे को कहानी भी सुनाई जाए, उसकी बातों के साथ आपने खेलना भी है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को एक्सेप्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि बच्चा अच्छा ही काम करेगा, ये तो जरूरी नहीं है कि हर तरह से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देगा। कुछ नेगेटिव चीजें भी वो सीख सकता है, कुछ नकारात्मक चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपने उसको एकदम से इस प्रकार से एक्शन नहीं लेना है, उसको समझना है, एज ए फ्रेंड उसके साथ डील करनी है। तो यहां पर मैं बात करता हूं, ये जो सारे प्रकार की डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे, माहौल पे। लर्निंग बच्चे की बाद में होती है, पहले बच्चा अपने आप चीजों को सीखता है। जब वो स्कूल में जाएगा वहां हम लर्निंग उसकी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे के पास बहुत चीजें आ जाती है। पहले कहा जाता था कि बच्चा कोरी स्लेट है, ऐसा आज के टाइम में नहीं है और ना पहले था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसके पास वो स्ट्रगल करता है अपने वातावरण में। जब वो स्ट्रगल करता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है। वो अलग बात है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, विकास की हम बात कर रहे हैं। विकास क्या है, एक ऐसा प्रोग्रेसिव चेंज है, ऐसा विकसित परिवर्तन है जिसके अंदर बच्चा जो है आगे बढ़ता है, उसके अंदर परिपक्वता आती है। और विकास एकदम से नहीं होता। डेवलपमेंट किसी भी बच्चे की एक टाइम पे नहीं होती। हम ये कहें कि हमने बच्चे को ट्रेन कर दिया, उसको सिखा दिया और उसकी डेवलपमेंट होगी, ऐसा नहीं है। विकास के अंदर एक पॉइंट होता है परिपक्वता, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अब ये बहुत बड़ी चीज है, मैच्योरिटी, परिपक्वता। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं और एक टीचर जिसको प्रिंसिपल अपॉइंट किया उसकी डिग्री आपसे कम है, लेकिन वो फिर भी प्रिंसिपल है। रीजन इज दैट हियर इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है कि निश्चित टाइम पीरियड के साथ साथ जब आपके पास कोई स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये चीजें आप गेन कर लेते हो, किसी सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल करना है, वो मैच्योरिटी है। तो जब आपका विकास की बात करते हैं, विकास से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो जन्म से पूर्व प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है, जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं। और ये परिवर्तन एक श्रृंखला में और क्रम के अनुसार होते हैं। सडन परिवर्तन होने को हम विकास नहीं कह सकते। विकास के अंदर एक मुख्य तत्व होता है जो मैच्योरिटी होती है। जैसे जैसे विकास होता है तो उसके अंदर परिपक्वता आती है। बच्चे को आप छोटे होते हुए अल्फाबेट सिखाते हो, ABC क ख सिखाते हो, फिर धीरे धीरे वो शब्द बनाता है, धीरे धीरे वाक्य बनाता है, वाक्य के बाद वो पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करता है। पैराग्राफ लिखने के बाद उसकी थिंकिंग अपने आप डेवलप हो जाती है, उसको आप टॉपिक ना दो तब भी बहुत कुछ लिख देता है। तो ये क्या है, ये विकास है। विकास का अभिप्राय क्या है कि एक सिस्टमैटिक रूप से जब आपकी बॉडी में चेंज आते हैं, कौन कौन से चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज, इंटेलेक्चुअल चेंज, सोशल चेंज, मॉरल चेंज, ये जो सारे के सारे परिवर्तन विद ए पैसेज ऑफ टाइम जब किसी बच्चे के बिहेवियर में आते हैं तो उसे हम विकास कहते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। जन्म से पूर्व प्रारंभ होकर मृत्यु तक जब व्यक्ति कुछ सीखता है, उसके व्यवहार में जो क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जो परिवर्तन अनुभव आते हैं वो विकास है। इस प्रकार डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म, जब माता बच्चे को कंसीव करती है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये बात है कि विकास की जो प्रक्रिया है इसकी कुछ अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं हैं विकास की, और कौन सी अवस्थाएं हैं ये जानना जरूरी है। सबसे पहली जो अवस्था होती है उसे हम हिंदी में कहते हैं शिशु काल, यानी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज आमतौर पे जो साइकोलॉजिस्ट है इसकी आयु जो है 0 से 2 वर्ष लेके चलते हैं। 0 से 2 वर्ष, इसे प्री स्कूल एज भी कह सकते हैं। घर की अवस्था, बच्चा पैदा हुआ और 2 वर्ष तक जब वो घर में रहता है उसे कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद दूसरी स्टेज है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, अब बाल्यावस्था जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, चाइल्डहुड हमारा पेपर भी बेसिकली इसी से कंसर्न है। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और एक होता है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर बाल्यावस्था।
पूर्वोत्तर बाल्यावस्था, इसे प्री चाइल्डहुड और ये है पोस्ट चाइल्डहुड, जिसको हम आमतौर पे लेके चलते हैं 3 से लेके 12 वर्ष के लिए। टोटल आएगी ये 3 से 6 वर्ष हो सकता है और ये 6 से लेके 12 वर्ष। मतलब जो हमारा चाइल्डहुड स्टेज है उसको हम काउंट करते हैं 3 साल से लेके 12 साल का जो समय पीरियड होता है उसमें हम बाल्यावस्था लेके चलते हैं, चाइल्डहुड स्टेज इसको माना जाता है। उसके बाद तीसरी स्टेज होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था ये जो विकास होता है इन अवस्थाओं में होता है हमारा किशोरावस्था, एडोलसेंस। इसकी जो पीरियड होता है ये होता है हमारा 13 से लेके 19 या 20, इसको हम टीन एज भी कहते हैं। बेसिकली स्कूल स्टेज की हम बात करें तो इन अवस्थाएं, ये जो 3 प्रकार की अवस्थाएं हमारी, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है। इससे आगे भी अवस्थाएं हैं, लेकिन यदि हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो ये अवस्था हमारे पास है। इससे आगे आ सकता है अडल्टहुड, वयस्कावस्था, पूर्वोत्तर वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। वो अवस्थाएं भी हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं, उनमें भी हमारा विकास होता है। लेकिन यदि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो ये हमारे स्टेजेस है विकास की, जिनके अंदर हमारा जो है विकास होता है। अब सिंपल सी बात है, ये जो पहली अवस्था है शिशु काल, अभी मैंने बताया था आपको, ये जो अवस्था है यहां पर बच्चे का पालन पोषण, जिसे हम परवरिश कहते हैं, वो यदि अच्छे तरीके से की गई है अर्ली स्टेज में, उसको एनवायरनमेंट अच्छा दिया गया है, कंफर्ट जोन में रखा गया है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, उसको ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, उसको जो खिलौना चाहिए, जो भी घर में सदस्य है उसको माहौल अच्छा दिया गया 0 से 2 वर्ष तक, तो उसके बाद का जो अवस्थाएं हैं वो भी उसकी अच्छी विकसित हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यदि उसकी केयर नहीं की गई, बच्चा बीमार रहता है, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिला है, घर में माता पिता उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, उसको कंफर्ट जोन में नहीं रखा गया जब उसको आवश्यकता है, तो हो सकता है कि बाद की लाइफ भी उसकी जो है प्रभावित होती है। तो शिशु काल की जो स्टेज है वो परिवार से संबंधित है। यदि हम समाजीकरण की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स और अभिभावकों की जो है मेन रोल है कि वो किस प्रकार से बच्चे का विकास देखते हैं। कौन सा विकास? शारीरिक विकास, क्योंकि यहाँ सामाजिक विकास नहीं हो सकता। 0 से 2 वर्ष बच्चे को अच्छे बुरे के बारे में ज्यादा नहीं होता। नैतिक विकास की बात करें वो ज्यादा नहीं होता। लेकिन एक बात होती है, नैतिक विकास की मैं बात करूं कि बच्चा यदि कंफर्ट जोन में रहता है, उसको सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं, तो बच्चे का ट्रस्ट बनता है, एक विश्वास बनता है कि उसके जो माता पिता अभिभावक है कि वो कुछ ना कुछ इस माहौल में रह रहा है उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, एक विश्वास पैदा होता है। इसी प्रकार से यहाँ सामाजिक विकास तो नहीं हो सकता, ना मॉरल विकास होता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था होता है, इसमें भी शारीरिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, नैतिक विकास की बात करें, ये जो चीज है इसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं। बाल्यावस्था को गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का सुनहरी काल, इस अवस्था को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बच्चे के पास बहुत सारी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को चैनलाइज करना एक टीचर का काम है, अभिभावकों का काम है। और इसमें भी मैंने 2 अवस्थाएं बताई हैं, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। ये इस एज को हम स्कूल एज भी कहते हैं। यहाँ बच्चा जो है स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है। और इसी प्रकार इसकी लास्ट अवस्था है किशोरावस्था। तो इन अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों आपने तैयार करनी है। शिशु काल में शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, बौद्धिक विकास कैसे होता है, ये अलग अलग पॉइंट्स आप इसमें दे सकते हो। इसी प्रकार बाल्यकाल में बाल्यकाल की विशेषताएं दे सकते हो, पॉइंट वाइज दे सकते हो। कैसे? जैसे पहले आपने देखना है बाल्यकाल अवस्था की ज्ञानात्मक या बौद्धिक विशेषताएं क्या, उसको पॉइंट में आपने देना है। धारणाएं बन जाती है, भाषा बच्चा सीखने लग जाता है, शब्द इसमें बनने प्रारंभ हो जाते हैं, बच्चा अपने आसपास की धारणाओं से संबंधित हो जाता है, वस्तुओं से परिचित हो जाता है। मतलब ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड है कि ज्ञानात्मक विकास में आप 8 से 10-12 पॉइंट दे सकते हो। इसी प्रकार सामाजिक विशेषताओं की बात करें, बच्चे अपना समूह बना लेते हैं, गैंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आसपास के मित्रों से प्रभावित होना चाहते हैं, माता पिता पे अधिक विश्वास न रखते, उनकी जो मित्र मंडली है उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। टीचर ने गलत कराया तब भी कहेंगे मेरे टीचर ने बहुत ठीक कराया है। मतलब वो जो है उनके गैंग बनना स्टार्ट हो जाती है, पीयर ग्रुप बन जाता है। तो उनकी सामाजिक विशेषता इस प्रकार से आप लिखोगे, मित्र मंडली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और धर्म आस्था में विश्वास कुछ बच्चे करने स्टार्ट कर देते हैं, मंदिर जाना प्रारंभ कर देते हैं। या कुछ अपोजिट साइड भी आप कह सकते हो कि गलत संगति में पढ़ सकते हैं,
वो चीजें भी साथ के साथ सामाजिक विकास के अंदर आ जाएंगी। भाषा सीख लेते हैं बच्चे और अपने आसपास के माहौल से जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगी। इसी प्रकार से नैतिक विशेषताएं हैं। अब ये प्रश्न है कि नैतिकता क्या है। यदि मैं सिंपल किसी से पूछता हूं कि मोरालिटी क्या है, बच्चे कहते हैं मॉरल विकास होना चाहिए बच्चे का, ये हमारा प्रश्न रहता है। अब बात ये आती है कि मॉरल विकास होता क्या है, व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, नैतिकता का संबंध जो है अच्छे और बुरे से है, क्या सही है क्या गलत है, ये नैतिकता है। लेकिन इसका निर्णय कौन करे, सही क्या है गलत क्या है। मेरे लिए तो जो चीज मेरे फायदे की होगी वो सही है। स्वार्थी रूप से मैं बात करूं, मुझे पैसा मिलेगा वो भी सही है, कहीं किसी भी माध्यम से आ जाए मेरे लिए सही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता कि अच्छा क्या है गलत क्या है, वो डिसाइड करता है उसका समाज। समाज के ज्यादातर लोग एक दूसरे के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आपके द्वारा किए गए कार्यों को समाज किस प्रकार से देखता है, स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। आपके द्वारा किए गए जिन कार्यों को एक्सेप्ट किया गया है वो मॉरल कार्य है, और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, जिन काम के लिए आपकी आलोचना की जाती है, जिन काम के लिए आपकी क्रिटिसिज्म की जाती है, वो काम जो है अनैतिक है, क्योंकि उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो अलग बात है कि वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इस प्रकार ये नैतिक विकास हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ अवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत आपने पॉइंट वाइज जो है इनकी स्टडी करनी है। अब मैं बात कर रहा था विकास की, ये अवस्थाएं हमारी होगी। अब विकास क्या है, कुछ चीजें मैंने बताई। यदि मैं विकास को कहूं, विकास जो है समग्र रूप से क्रमबद्ध व्यवस्था से निरंतर होने वाले परिवर्तन है जो एक श्रृंखला में होते हैं, ये विकास है। डेवलपमेंट क्या है, एज ए होल का मतलब शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल लेवल से, बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअल लेवल से, सोशल से, सामाजिक रूप से, और नैतिक रूप से। ओवरऑल जब आपके पूरे के पूरे बिहेवियर में चेंज होते हैं, जैसे मैंने बताया था कौन सा व्यवहार, ज्ञान है, बोध है और क्रिया, ये हमारा बिहेवियर है। जब इसमें परिवर्तन आता है, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, दीज आर द थ्री एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिहेवियर। हमारी विडंबना मैंने पहले बताया, यहाँ हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, नॉलेज बेस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कोग्निटिव, ये चीज बढ़ जाए बाकी कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं मेंटल की आ रही है, मेंटल डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम इस पे तुले हुए हैं, ओनली कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक ये तीनों में परिवर्तन नहीं होगा, बच्चे का विकास नहीं हो सकता, एजुकेशन नहीं हो सकती। आज हो सकता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ये भावात्मक। यहां आवश्यकता है क्रिया की। बैठे बैठे सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है कि जब आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो विकास क्या है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में समग्र रूप से एज ए होल होने वाले चेंज जो क्रमबद्धता के साथ, निश्चित टाइम के साथ, परिपक्वता के साथ होते हैं, वो विकास है। विकास की अवस्थाएं मैंने बताई, उन अवस्थाओं में ये जो पक्ष है इसके, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, सभी पक्ष में जब चेंज आता है तब विकास होता है। विकास एक बहुत बड़ी धारणा है। इट इज नॉट लिमिटेड लाइक ए ग्रोथ। ये ऐसा नहीं कि इसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। विकास को कभी भी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि मैं साइकोलॉजिकल बात करूं तो ये इनविजिबल होता है, ये गुणात्मक होता है। क्वांटिटी देख सकते हैं, जैसे ही किसी बच्चे के व्यवहार में चेंज आएगा,
आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो चीजें आपको सामने से दिख जाएंगी। जब वो आपके सामने कुछ प्रोडक्शन करता है, कुछ एक्शन करता है, कुछ बातचीत करता है, कुछ क्रिया करता है, अर्थात उसके जो गुण हैं, उसके जो एक्शंस हैं, उनके द्वारा आपको पता चलता है कि बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। डायरेक्ट आप जो डेवलपमेंट को जो है विजिबल नहीं कर सकते। तो अन्य शब्दों में यदि मैं विकास की विशेषताओं की बात करूं, यदि मैं विकास की विशेषताओं की बात करूं, तो पहला विकास जो है समग्र रूप से होता है, समग्र रूप से एज ए होल। एज ए होल, एज ए होल का मतलब जैसे मैंने बताया बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, फिजिकल चेंज भी है, इमोशनल चेंज भी है, सोशल चेंज भी है, इंटेलेक्चुअल चेंज भी है, पूर्ण रूप से होता है। और विकास जो है वो निरंतर चलता है, निरंतर चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने बताया कैसे कि बच्चा जो है माता के गर्भ में जब कंसीव होता है वहां से लेकर और जब तक मृत्यु उसकी होती है, अर्थात वो अपने इन्वायरमेंट में जब स्ट्रगल करना प्रारंभ कर देता है, अपने वातावरण के साथ जब संपर्क में आता है, इन्वायरमेंट में आ जाता है, वहां से लेकर जब तक उस संसार में रहेगा तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। विकास से अभिप्राय फिर वही कहा कि कुछ समझ लेना, कुछ पढ़ लेना, डिग्री लेना, ये विकास नहीं है। विकास से अभिप्राय क्या है? विद ए पैसेज ऑफ टाइम, जब आपके पास मैच्योरिटी आती है, स्किल आती है, नॉलेज आती है, एप्लीकेशन आती है, तब आपका विकास होता है। मैंने भी बताया ये एकदम से विकास ऐसा नहीं कि आज से दो साल के बाद, 3 साल के बाद विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विकास जो है एक सिस्टमैटिक रूप से होता है और विद ए पैसेज ऑफ टाइम होता है। उसके बाद विकास पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जो डेवलपमेंट है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। बात यह है कि हेरेडिटी किसी भी इंडिविजुअल को वन टाइम पे मिलती है। जब उसके माता पिता से उसको वन टाइम पे हेरेडिटी मिलती है, हेरेडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। हेरेडिटी ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी ग्रोथ को। मैंने अभी बताया था जो भी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, आपकी हाइट है, आपका वेट है, आपके बालों का रंग है, आपकी आवाज है, ये जो सारे के सारे चेंजेस है ये डिपेंड करते हैं कि माता पिता की हेरेडिटी किस प्रकार की है। लेकिन दूसरा फैक्टर है हमारे पास एनवायरनमेंट, जो कि चेंजेबल फैक्टर है। हेरेडिटी वन टाइम पे आपको ट्रांसमिट होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंजेबल फैक्टर इज एनवायरनमेंट। जिस प्रकार का आपका वातावरण होगा उसी प्रकार से आपकी डेवलपमेंट हो जाती है। इन दोनों फैक्टरों में बहुत सारी स्टडी हुई है। कुछ फैक्टर मानते हैं कि हेरेडिटी का अधिक रोल हमारे डेवलपमेंट में होता है, कुछ फैक्टर मानते हैं कि एनवायरनमेंट का अधिक रोल हमारे जो है डेवलपमेंट में होता है। बट यदि ओवरऑल की बात करें, रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात करें, दोनों फैक्टर ही हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हमारे व्यवहार के या हमारे विकास को दोनों फैक्टर जो है बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हेरेडिटी इन्वायरमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकती, इन्वायरमेंट हेरेडिटी के बिना कुछ नहीं कर सकती। एक बेस है तो दूसरा उस बेस के साथ जो उसको डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट जो है वो अति आवश्यक है। तो ये 3-4 बातें की। और ये हो सकता है विकास जो है समरूप तौर से होता है। इंटीग्रिटी की हम बात करें, समरूपता का मतलब ये है कि जब विकास होता है वो केवल एक पक्ष में नहीं होता। अभी मैंने बताया था कि ये केवल फिजिकल रूप से नहीं होता। कुछ बच्चे, मैंने उदाहरण दिया, शारीरिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, सुडौल हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम उनको कहते हैं कि इतना बड़ा हो गया, इसको अभी भी तमीज नहीं है। जब हम इस प्रकार की बात करते हैं, इट मींस कि फिजिकल चेंजेस तो हैं, उसके पास इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल वो चेंज उसके अंदर उस अपेक्षा से नहीं आए जो हम कर रहे हैं। तो विकास क्या है? इंटीग्रेटेड तौर से होता है, हमारे सभी पक्षों को लेकर जो है ये चलता है। विकास जो है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है ऑल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है ये होती है। उसके बाद क्या है कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है? कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा भी पैदा होंगे तब भी उनकी जो विशेषताएं हैं एक दूसरे से नहीं मिल पाती। ये समझना टीचर के लिए बहुत आवश्यक है
क्योंकि टीचर की एक मेंटेलिटी होती है कि सभी बच्चों को एक तरीके से हम डील कर सकते हैं। इस बच्चे का 80% आए तो दूसरे के 80% आने चाहिए, सभी बच्चे पास होने चाहिए, सभी बच्चे टॉप करने चाहिए। ऐसा क्यों करें? हर एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल, इन्वायरमेंट, थिंकिंग, फिजिकल, बायोलॉजिकल हर विशेषता एक दूसरे से डिफरेंट है। एक वर्ड हम यूज करते हैं MLL, दैट इज कॉल्ड मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम सीखने का स्तर। हम एक क्राइटेरिया रखते हैं, बच्चों को 40% पे पास करेंगे या 35% पे पास करेंगे। इट मीन्स कि बच्चा जो नॉर्मल है वो इस लेवल तक तो स्टडी करेगा ही करेगा, उस लेवल तक तो वो रहेगा ही रहेगा। इससे ऊपर यदि हम बात करेंगे, नीचे यदि हम बात करेंगे, तो वहां पर हम मान के चलेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस काम करते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज यदि एक टीचर को हो जाएगी तो वो अपनी टीचिंग लर्निंग जो है उस प्रक्रिया को अच्छा बढ़ा सकता है, क्योंकि वो ये अपेक्षा नहीं करके चलेगा कि मुझे जो आता है या कुछ बच्चों को जो आता है सारे बच्चे करेंगे। अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मैं टीचिंग प्रैक्टिस में गया अभी एक स्कूल में प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल में टीचरों ने क्लास फ्री कर दी और मैं जैसे ऑब्जर्व करने गया, जो टीचर होते हैं जो टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो वो भी चले गए। मैंने जैसे क्लास में एंट्री की, सभी बच्चों ने ऊंची आवाज में कहा गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, ये वो। जो आगे बच्चे होते हैं वो पैरों में हाथ लगाते हैं, उनको पता भी हमें सब कुछ आता है। एक बच्चा बिल्कुल लास्ट में बैठा, मैंने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा बेटा खड़ा हो जाओ। वो ऐसे ऐसे लग गया देखने, और सारी क्लास ने उसको एक लेवल दिया, सर इसको कुछ नहीं आता, ये तो नालायक है जी, ये तो सर इसको पीछे बिठा के रखते हैं। अब मुझे बड़ा चंबा हुआ, मैं कैसे कैसे नहीं आता, इसको सब कुछ आता है। उससे नाम पूछा, उसको आगे बुला लिया मैंने बोर्ड पे। अब वो ऐसे और झुक गया, मैंने कहा बेटा खड़ा हो जाओ, उसको ये भी आ तो फंस गए। अपने टीचरों से तो चलो चलता रहता था, लेकिन आज ये नए टीचर हैं, हो सकता है ये डांटे। मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कहता, आप आगे आ जाओ। मैंने कहा टीचर ने क्या कराया अभी? तो दूसरे बच्चों ने कहा सर कोण कराए हैं, मतलब एंगल कराए हैं। मैंने कहा इसको आते हैं? कह रहे सर इसको कुछ नहीं आता, इससे मत पूछो आप। मैंने उसको आगे बुलाया बोर्ड पे, मैंने कहा बेटा एक लाइन लगा। उसने लाइन लगाया, एंगल भी बनाया, लेकिन वो लगवाता उसको ये नहीं पता था 60 का 90 का, लेकिन उसने एंगल बनाया। अब ये विडंबना एक टीचर की है कि टीचर बच्चों को लेबलिंग कर देते हैं, और लेबल करने के बाद पूरी क्लास उसको लेबलिंग कर देती है। तो इस प्रकार के बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है। बच्चा जो है, जैसे कहते हैं ढीठ बनना, उसके मन में आ जाता है भी मैं नालायक हूं, घर पे भी मुझे नालायक कहा जाएगा, स्कूल में भी मुझे नालायक कहा जाएगा, तो मैंने तो पढ़ना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो, मैं तो नालायक हूं। तो सभी बच्चे उसको इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो एज ए टीचर कंसर्न ये हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है कि कुछ बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टरों पर निर्भर करता है। सभी बच्चों को हम एक कैटेगरी में लेकर नहीं चल सकते। तो इस प्रकार विकास पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। और यह भी है कि विकास की प्रक्रिया जो है अलग अलग रूप से होती है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि कुछ बच्चे अर्ली स्टेज में जो है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, वो बौद्धिक रूप से भी सक्षम हो जाते हैं। कईयों को बहुत टाइम लगता है, एक निश्चित टाइम पीरियड। कई बार आप देखते होंगे कि ऐसी बात आती है कि ये बच्चे ने कुछ गलत बोल दिया, छोटे बच्चे ने, तो आप उसको क्या कहते हैं कि छोटा है, बड़ा होके सुधर जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे छोटे होने पे भी मैच्योरिटी की जो है सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जब विकास होता है तो उसकी जो दर है वो डिफरेंट होती है। एक साथ सभी को नहीं हम कह सकते कि इतने एज का बच्चा जो है एक साथ उसका जो है विकास हो जाएगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक मेन चीज बनती है वो आता ही आता है पेपर में कि वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। प्यारे बच्चों, सिंपल से 8-10 पॉइंट आपने देने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 8-10 पॉइंट में यदि मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा तो बड़ा ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये लिमिटेड है, ये विस्तृत है, ये सीमित है, ये विस्तृत है। एक पॉइंट तो ये होगा, ये धारणा विस्तृत है। उसके बाद दूसरे कहेंगे ये जो है इसका टाइम पीरियड जो है फिक्स होता है, इसका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं होता, ये पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। एक कह सकते हो कि ये मात्रात्मक है और ये गुणात्मक है। मात्रात्मक का मतलब इसको आप मेजर कर सकते हो, उसको मेजर नहीं कर सकते, इसको देख सकते हैं, उसको आप नहीं देख सकते। तीसरी बात आप कह सकते हैं केवल शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन। इसमें
तीनों परिवर्तन कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, जो मैंने बताया एज ए होल बिहेवियर में आपके चेंज आता है। इसमें परिपक्वता नहीं होती, मैच्योरिटी इसमें नहीं होती, यहां परिपक्वता होती है। परिपक्वता क्या होती है वो मैंने बता दिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल में इंक्रीमेंट होती है तो ये चीज यहां पर आ सकती है। और आप कह सकते हैं कि ये विकास में शामिल होती है, विकास में शामिल होती है। यहां आप कह सकते हो विकास में वृद्धि शामिल हो भी सकती है, नहीं भी। अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे फिजिकल रूप से बढ़ जाते हैं लेकिन उनका विकास सही रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जब आपकी वृद्धि होती है तो विकास में शामिल होती है। लेकिन जब विकास होता है, जरूरी कुछ बच्चों फिजिकल रूप से ज्यादा नहीं बढ़ते फिर भी उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं बड़े अच्छे, जरूरी नहीं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा हो। तो ये कह सकते हैं कि वृद्धि विकास में शामिल होती है और विकास में वृद्धि शामिल हो भी सकती है, नहीं भी, ये चीज आप कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वृद्धि एक सीधी रेखा में होती है और विकास जो है वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब इस तरह से होता है, स्प्रिंग की तरह। अभी स्प्रिंग का क्या मतलब है? कई बार आप फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में जो भी आपने नॉलेज सीखी है, जो भी अनुभव लिए हैं, जैसे जैसे आप क्लास दर क्लास आगे बढ़ते चले जाते हैं वो आपके ऐड होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता किसी बच्चे को कि उसने एबीसी सीख ली है और वो आगे जाके उसको भूल जाएगा, या नंबर सिस्टम सीख लिया वो आगे उसको भूल जाएगा। जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते चला जाता है उसके पिछले एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल सारी चीजें जो है वो ऐड होती चली जाती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप 8-10 पॉइंट इसको देने के बाद जो है इन चीजों को इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले एक चार्ट बनाना है, उससे पहले आपने डिफाइन करना है ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों की डेफिनेशन देनी है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं देनी है। फिर आपने लाइन लगानी है और इनको पॉइंट वाइज, जैसे मैंने ये पॉइंट देने, इसका क्षेत्र कितना है, ये सीमित है, विस्तृत है, इसका मापन कैसे होता है, मात्रात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, फिजिकल आती है, इसमें सारी चीजें होती है। तो 8 से 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए इस तरह से आपने जो है इसमें अंतर करना है। और आज की वीडियो का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, ये आपने 8 से 10 सिद्धांत इसके पढ़ने हैं, वो मैं आपको तैयार करा रहा हूं। सबसे पहला है निरंतरता का, यानी कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये मैं बता चुका हूं, जब विकास होता है तो वो प्री बर्थ से लेकर टिल डेथ तक निरंतर चलता रहता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर संवेदना है, जिसके अंदर चेतना है, बशर्त है कि वो यदि पागल नहीं है और डिस्टर्ब नहीं है, तो नॉर्मल जो व्यक्ति है वो जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता है, ये अपने एनवायरनमेंट के साथ जीवित रहने के साथ, आजीविका कमाने के लिए। तो जैसे ही वो अपने एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल करता है तो कुछ ना कुछ सीखता है, और जब उसकी लर्निंग होती है उसके पास एक्सपीरियंस भी आते हैं, मैच्योरिटी भी आती है, वो सारी की सारी चीजें आती हैं। तो विकास जो है निरंतर चलता है, कभी भी नेवर एंडिंग नहीं है। इसका एंड होता है तो व्यक्ति के एंड के साथ ही होती है डेवलपमेंट, तो जन्म से पूर्व लेके मृत्यु तक चलती रहती है। उसके बाद आप कह सकते हैं विकास की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, सॉरी सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं। सिद्धांतों में दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता एक सीक्वेंस होती है। क्रमबद्धता का मतलब क्या है? जब भी बच्चे का विकास होता है वो 2 तरीके से होता है। जब बच्चा कंसीव होता है तो सबसे पहले सर से लेके पांव की ओर, सबसे पहले माता के गर्भ में बच्चे के सर का निर्माण होता है। सर का निर्माण होने से धीरे धीरे पूरी बॉडी का नीचे की ओर, सबसे लास्ट में पांव उसका जो है विकसित होते हैं, इसका निर्माण होता है। दूसरा एक और सिद्धांत है सर से पांव की ओर, रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, सबसे पहले ये चीज बच्चे की विकसित होती है, फिर धीरे 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 उसके एज ए होल बॉडी विकसित होती है। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है एक क्रमबद्ध और एक सीक्वेंस के द्वारा होती है। 2 सीक्वेंस जो है इस आधार पर जो है बच्चे की विकास होता है। अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रेडिक्टेबिलिटी
भविष्यवाणी क्या है कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ के सिम्टम देखने के बाद बच्चा हेल्दी है, उसकी धारणाएं सही है, सही रिस्पॉन्स दे रहा है, सेंसेस सही काम कर रही है, उसका इंटरेस्ट आपने देख लिया, उसका व्यक्तित्व आपने देख लिया, तो फ्यूचर के बारे में आप कह सकते हैं कि ये बच्चा जिस गति से विकास कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इस प्रकार का निकल जाए, ये इस पक्ष में ये जा सकता है, ये क्या किस फील्ड में कामयाब हो सकता है। तो उसके अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ के सिम्टम देख के आप उसके डेवलपमेंट के फ्यूचर की जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जब भी किसी भी बच्चे का, बालक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर उनके विकास की गति में अंतर पाया जा सकता है। लिंग की बात मैं करूं, अभी मैंने उदाहरण दिया था, लड़के और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां फिजिकल रूप से बड़ी जल्दी बढ़ जाती है, लड़के फिजिकल रूप से उतने नहीं होते। लड़की इमोशनल रूप से स्ट्रांग होती है, लड़की इमोशनल रूप से स्ट्रांग नहीं होती। लड़कियों का थोड़ा सा डांट दो तो टसर टसर आंसू आंखों में से आने लग जाएंगे। लड़के कई बार कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रांग, उनको थोड़ा सा डांट दोगे तो उसको सहन कर भी लेते हैं कुछ सिचुएशन में, एक्सेप्शनल केस ना हो। तो इस प्रकार जब विकास होता है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं, शारीरिक रूप में कई बच्चे बहुत बड़े रहते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं। इमोशनल रूप से, इंटेलेक्चुअल लेवल से कई बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं, कई कम इंटेलिजेंट होते हैं, कई कुछ काम गेम में अच्छा कर सकते हैं, कोई गेम में अच्छा नहीं कर सकता। तो जब विकास की गति है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत जो है ये है। और अगला सिद्धांत है समूचे तौर का सिद्धांत। समूचे तौर का सिद्धांत, एज ए होल, प्रिंसिपल ऑफ एज ए होल। एज ए होल का मतलब ये मैं बता चुका हूं कि जब हमारा विकास होता है उसमें सारी की सारी डायमेंशन होती है। सबसे पहले फिजिकल, इमोशनल, सोशल पूरे के पूरे एस्पेक्ट जो है यदि सभी में सिस्टमैटिक रूप से चेंज हो रहा है तभी जो है विकास होता है। एक बड़े सिंपल सी बात है, सामान्य से, अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्टता की ओर का सिद्धांत। ये बहुत बड़ी चीज है। कभी भी विकास होता है, मैंने पहले बताया था, एक दिन की, 2 दिन की, 1 महीने, 2 महीने की प्रक्रिया नहीं है। आपने किसी बच्चे का किसी फील्ड में विकास करना है तो विद ए पैसेज ऑफ टाइम ही वो कर पाएंगे। जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं, जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं, वो एक दिन में सफल नहीं हुए हैं। उनके विकास की जो यात्रा है वो एक क्रमबद्ध और सिस्टमैटिक तरीके से होती है। कोई भी व्यक्ति पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। पहले हम बच्चे को साधारण चीजें सिखाते हैं, मूर्त चीजें सिखाते हैं, धीरे धीरे वो अमूर्त की ओर बढ़ता है। जैसे मैंने अभी भाषा की बात कही, सबसे पहले आप उसको वर्ण सिखाते हो, वर्ण के बाद शब्द सिखाते हो, शब्द के बाद वाक्य सिखाते हो। ये तो उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल की बात है। इसी प्रकार फिजिकल की चेंज की बात करूं, बच्चा पहले छोटा होता है, हाथ हिलाता है, ऐसे ऐसे पैदल चलता है, क्रैबिंग करता है, चिल्लाता है, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, भागना स्टार्ट हो जाएगा, वस्तुओं को पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी डेवलपमेंट होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम साधारण चीजें सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जो है कठिनता की ओर बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। पहले हम चीजों को सामने देखते हैं, बस कैसी है, गाड़ी कैसी है, और चीजें कैसी है, फिर धीरे धीरे उनकी कल्पना करनी स्टार्ट कर देते हैं। पहले कोई भी चीज हमारे पास सिंपल वे में आती है, फिर हम कॉम्प्लेक्स या कठिनता की ओर बढ़ते हैं। यह भी इसका एक सिद्धांत है। और एक सिद्धांत हो सकता है विकास संचयी आवृत्ति का होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगला इसकी जो वो है सिद्धांत है संचयी आवृत्ति। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे संचयी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे मैंने स्प्रिंग की बात की थी इस तरह से कि जब हमारा विकास होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती चली जाती है। ऐड का मतलब क्या है? आपने कहीं से कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, किसी घटना में कोई नया अनुभव आपके पास आया है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम का सलूशन आपने कैसे निकाला है, वो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो गया। दोबारा उसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी तो आप उसको बड़ी जल्दी सॉल्व कर दोगे। ऐसा नहीं कि वहां आपने सीखा था, अब वैसी प्रॉब्लम आई भूल जाओगे, ऐसा तो नहीं है।
जो भी आप लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो, तो उसी प्रकार से आपकी जो है सारी चीजें, जैसे जैसे आप अपने जीवन के लाइफ में आगे बढ़ते चलते, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज, आपकी जो स्किल है, वो ऐड होती चली जाती है। आप जो है उन चीजों को लाइफ में संजो के चले जाओ। जब चीजें ऐड होती है तब आपके पास मैच्योरिटी आती है। मैच्योर बंदा जो है वो सारे पिछले एक्सपीरियंस को लेके साथ साथ चलता है, और जब उन अनुभवों की कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तब उनको यूज कर लेता है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का होता है, संचयी आवृत्ति का होता है, चीजों को जोड़ने वाला होता है। उसके बाद डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। जो विकास है वह अंतक्रिया का परिणाम है। अंतक्रिया, इंटरेक्शन अंतक्रिया का परिणाम है। अंतक्रिया का क्या मतलब है, ये बहुत बड़ी चीज है। इंटरेक्शन मैंने अभी बताया था, कोई भी जीव जब इस संसार में आया उसके अंदर चेतना है, संवेदना है। वो अपनी चेतना संवेदना से, अपने भावों से इस संसार के साथ एक्शन करता है, क्रिया करता है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो जैसे ही व्यक्ति वातावरण के साथ संघर्ष करता है, इस संसार में अपने सर्वाइव को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करता है, नए नए अनुभव सीखता है, नई नई लर्निंग सीखता है कि किस प्रकार से वो अच्छे संसार में रह सकता है, तो विकास क्या होता है, वो एक व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ इंटरेक्शन जब होती है तब व्यक्ति का विकास होता है। जो व्यक्ति वातावरण के साथ स्ट्रगल नहीं करता उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। वर्तमान समय में ये चीजें आ रही है कि हमें हर चीज बैठे बैठाई चाहिए, हम कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जब हमारा स्ट्रगल रुक जाता है तो हमारा डेवलपमेंट भी रुक जाता है। ये सच्चाई चीज है। जितने ही संसार में स्ट्रगल करेंगे, नई सिचुएशन को फेस करेंगे, तो हमारा विकास होगा। तो विकास की प्रक्रिया क्या है, इसके अंदर जो है एक इंटरेक्शन होती है किस किस चीज के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में और व्यक्ति के बीच में, दोनों के बीच में जो है अंतक्रिया होती है, इंटरेक्शन होती है। और एक हो सकता है परिपक्वता का सिद्धांत, ये मैं बता चुका हूं। परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, जब डेवलपमेंट होती है उसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आपकी जो है इन्वॉल्व हो जाती है। ये परिपक्वता की बात मैं कर चुका हूं। और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। जितने भी हमारे व्यवहार के पक्ष है, कौन कौन से पक्ष मैंने बताया था, ज्ञान, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि इनको हम अलग कर दें। सबसे पहले कोई भी चीज हमारे यहाँ आती है, ये हमारा रिसीवर है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ लेके जाते हैं, जैसे ही वो यहाँ आई, यहाँ एनालाइज होगा, जैसे सीपीयू में होता है, यहाँ एनालाइज चीजें होने के बाद वो हमारे इमोशन पे जाती है। इमोशन पे जाने के बाद वो हमारे एक्शन पे आती है। अब किसी बच्चे को आप जो बनाना चाहते हो वो कैसे बनेगा, मैंने अभी बताया इन्वायरमेंट से कोई भी बच्चे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। घर का इन्वायरमेंट कैसा आप उसको दे रहे हैं, वहां से वो इन्फॉर्मेशन गेन करता है। इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद बच्चा अपने माइंड में चीजों को सोचता है, सोचने के बाद उन चीजों को फील करता है, फील करने के बाद वो बच्चे एक्शन कर देता है। कुछ बच्चे क्रिमिनल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि घर में यदि लड़ाई झगड़ा रहा तो उसकी रिसीविंग उसी प्रकार से है, अब्यूज लैंग्वेज हो रही है, डंडे मार काट की बात हो रही है, तो वो बच्चा उसी प्रकार से रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद उसको फील करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार। और जब वो फील करने के बाद उस काम को एक्शन कर देता है तो उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का हो जाता है। तो इस प्रकार जब डेवलपमेंट होती है तो बिहेवियर के जो सारे पक्ष है वो तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एज ए होल इन सभी में जब चेंज होगा तभी डेवलपमेंट होगी। और इसके साथ एक छोटा सा एक और ऐड हो जाता है इसके साथ कई बार क्वेश्चन, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें मेजर दो फैक्टर हैं। एक कारक है आपकी हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, और दूसरा है वातावरण। ये तो दो फैक्टर मेजर है। वातावरण, इन दो फैक्टरों के अंतर्गत अलग अलग फैक्टर आ सकते हैं। हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करती है वो मैंने बता दिया। किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, बालों का रंग, उसका कलर, उसकी आवाज, ये सारे का सारा हेरिडिटी से इफेक्ट होता है। जैसी हेरिडिटी होगी उसी प्रकार से फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसी प्रकार से विकास चेंज होगा।
माता पिता लंबे, बच्चे लंबे, माता पिता छोटे, बच्चे छोटे, आवाज में। और एक चीज और होती है, कई ऐसे सिम्टम होते हैं जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, या कोई इमोशनल और प्रॉब्लम है, वो भी हेरिडिटी से इफेक्ट होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि माता पिता एक सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाते तो बच्चों के अंदर भी उसी प्रकार के सिम्टम आ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। परिवार का माहौल है, स्कूल का माहौल है, समाज का माहौल है, व्यवसायिक उसके आसपास की क्रिया है, बच्चे का किस प्रकार का खान पान है, उसका पोषण कैसे हुआ है, आसपास का सोशल स्टेटस कैसा है, उसका सामाजिक वातावरण कैसा है, सेक्स डिफरेंसेस, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लिंग, ये मैंने भी बताया, लड़कियां लड़कों की बात की, लड़कियां बड़ी जल्दी जो है फिजिकल रूप से आगे बढ़ जाती है, लड़के नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं मान के चलता हूं कि लड़के इमोशनल रूप से स्ट्रांग नहीं होते, लड़के इमोशनल रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं। इंटेलिजेंस लेवल पे भी बहुत सारे प्रभाव हो सकता है। इसी प्रकार एक फैक्टर हो सकता है जाति और संस्कृति, किसी भी बच्चे के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है जाति, प्रजाति और संस्कृति। क्योंकि यदि हम ये लेके चलते हैं कि फॉरेन की बात अपने देश से करें तो वहां पर छोटे बच्चे भी बड़े मेच्योरिटी और अग्रसर हो जाते हैं, लर्निंग बाय अर्निंग साथ साथ चलती है। लेकिन यदि इंडिया की बात करें, अभी एक बड़ी विडंबना है, 30-35 साल तक तो पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जब विकास की बात आती है, प्रजाति कैसी है, जैसे मनुष्य की प्रजाति है तो वो प्रजाति किस धर्म से, किस संस्कृति से, किस संप्रदाय से संबंधित है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, वहां पर खान पान कैसा है, उस देश का वेशभूषा कैसी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, ठंड है, सर्दी है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है। तो जाति, प्रजाति और संस्कृति ये भी विकास पर प्रभाव डालती है, बहुत ज्यादा डालती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, अपने घर को छोड़ के अपने एनवायरनमेंट को, तो हमें जो है सुरक्षा नहीं मिलती। तो वहां अब कुछ बच्चे फॉरेन चले जाते हैं। फॉरेन जो बच्चे जाते हैं, आजकल ट्रेंड आ गया है, स्टार्टिंग में उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम फॉरेन जाएं क्योंकि स्टेटस देखते हैं। जैसे ही वहां वो 1-2 महीने लगाते हैं, वो बच्चे इस तरह से सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी सजा हो गई है, हमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है जिसमें वो बच्चा पला बढ़ा है। अभी तक उसकी जो परवरिश हुई है, जिस इन्वायरमेंट में हुई है, वो इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस प्रकार ये कुछ फैक्टर थे जो प्रभाव डालते हैं। वो मैंने बताया, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में माहौल घर का है, वातावरण है, खान पान है, वेशभूषा है, संस्कृति है, परंपराएं हैं और हमारे त्योहार है। ये सारे के सारे फैक्टर, सोशल एनवायरनमेंट है, गरीबी है, निर्धनता है, आर्थिक स्टेटस है, ये सारे फैक्टर जो है हमारे विकास की दर को प्रभावित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज मुख्य बातें आपको मैं इस जो है वीडियो में दे चुका हूं और भविष्य में हम और भी अच्छे प्रयास करेंगे। तो इसी कामना के साथ सभी बच्चों का एक बार पुनः धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच।